अयोध्या की धरती पर 22 जनवरी को अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर आया। राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा समारोह। एक 134 वर्षों तक चलता आ रहा कानूनी विवाद 9 नवंबर 2019 को तब थम गया जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम निर्णय सुनाया। निर्णय में पूरा 2.77 एकड़ जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया गया। समारोह में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान के रूप में शामिल थे। उनके साथ कई एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन, प्लेयर्स, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस लीडर्स सभी इस महत्वपूर्ण क्षण को देखने एकत्रित हुए थे। हालांकि कुछ लोग उत्सव से परेशान भी थे। इनका कहना है भारत एक सेक्युलर देश है और सेक्युलर देश के प्रधानमंत्री को इस तरह उत्सव में शामिल नहीं होना था। भारतीय प्रधानमंत्री का धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेना और सरकार द्वारा आयोजन कराया जाना भारत में सेक्युलरिज्म का अंत है। That secularism in India is not dying, then one has to be delusional. क्या है सच फिर? क्या सच में भारत अब एक सेक्युलर देश नहीं रहा? क्या भारतीय प्रधानमंत्री का मंदिरों या धार्मिक कार्यक्रमों में जाना सेक्युलरिज्म के सिद्धांतों के खिलाफ है? क्या इससे पहले कोई भारतीय प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी भी रिलीजियस प्लेस पर नहीं गए हैं? क्या है यह सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट और भारत में सेक्युलरिज्म कैसे इंप्लीमेंट होता आया है? सेक्युलरिज्म भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा मिसयूज किया गया टर्म है, जिसके कई नकारात्मक परिणाम और परिवर्तन हुए हैं। क्या है यह सेक्युलरिज्म? कहां से आई यह अवधारणा और कौन है इसका जन्मदाता? 14th सेंचुरी के शुरुआती दौर में यूरोप की राजनीति रिलीजन के अंडर काम करती थी। राज्य के लगभग सभी निर्णय चर्च के कहे अनुसार लिए जाते थे। इस दौर से पहले के लगभग 900 साल को यूरोप के इतिहास में डार्क एज या अंधकार युग के रूप में जाना जाता है। इस अवधि में साइंस, अर्थव्यवस्था, साहित्य, वास्तुकला और दर्शन के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई थी। इस स्थिति का मुख्य कारण था सरकार सिर्फ चर्च द्वारा बताए गए रास्तों पर चलती आ रही थी, जिसकी वजह से पब्लिक वेलफेयर या प्रोग्रेस पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन 14th सेंचुरी की शुरुआत में यूरोप अपने पुराने थिंकर्स और फिलोसोफर्स को फिर से समझना शुरू करता है, उनसे इंस्पिरेशंस लेता है। अगले 300 वर्षों में यूरोप में एक के बाद एक कई विचारक, वैज्ञानिक और फिलोसोफर्स का उदय होता है। चेंज की शुरुआत होती है और लोग वहां अब चर्च के डॉगमा पर सवाल उठाने लगते हैं। इस दौर में न्यूटन, गैलीलियो, डार्विन, रेने डेकार्ट, इमैनुअल कांट जैसे लोगों ने रिलीजियस फैक्ट्स को एक के बाद एक चुनौती दी। 200 साल बाद 16th सेंचुरी में यूरोप में हो जाता है कोपरनिकन रेवोल्यूशन। दरअसल 16th सेंचुरी तक यूरोप में बाइबल के अनुसार पृथ्वी ही यूनिवर्स का सेंटर मानी जाती थी और माना जाता था सारे सेलेस्टियल बॉडीज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस दौर में वहां प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स के बीच तनाव और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच कॉन्फ्लिक्ट जैसा भी कुछ चल रहा था। चर्च ने अपनी इंपॉर्टेंस बनाए रखने और बाइबल के शिक्षाओं को सही प्रूफ करने के लिए निकोलास कोपरनिकस को नियुक्त किया। पर जो बात सही है नहीं, उसे सही कैसे साबित किया जा सकता है? अपनी रिसर्च में कोपरनिकस ने पाया दरअसल सूर्य पृथ्वी का नहीं बल्कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और बाइबल में लिखी बात यहां गलत साबित हो जाती है। पहले कभी चर्च के डिवोटी और फॉलोअर रहे कोपरनिकस अपनी नई खोज सभी तक पहुंचाने लगते हैं। उनका विश्वास अब चर्च पर से डगमगाने लगता है। कोपरनिकस अपनी रिसर्च को एक पुस्तक का रूप देते हैं, ऑन द रेवोल्यूशंस ऑफ द हेवनली स्फीयर्स। काफी विवादों में घिरे रहने के बाद अपने डेथ से कुछ दिनों पहले ही कोपरनिकस बुक पब्लिश कराते हैं। यह पहली मिसाल थी जब बाइबल में लिखी बात को गलत साबित कर किसी ने उस पर बुक पब्लिश कराने का साहस किया था। 16th सेंचुरी में ही इटली और फ्रांस में निकोलो मकियावेली और जॉन बोडैन जैसे प्रमुख पॉलिटिकल थिंकर्स उभरते हैं। मकियावेली की बुक द प्रिंस पॉलिटिकल थ्योरी में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क्स में से मानी जाती है। बुक में मकियावेली लिखते हैं, राज्य पर एब्सोल्यूट कंट्रोल राजा का होना चाहिए और राजा को सत्ता बनाए रखने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, सही या गलत, वह करना चाहिए। मकियावेली की नजर में राजा का सबसे पावरफुल होना स्टेबल और इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए जरूरी था।
वहीं दूसरी ओर फ्रांस में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट से परेशान जॉन बोदान कहते हैं गवर्नमेंट को एब्सोल्युटली पावरफुल होना चाहिए, किसी का भी इन्फ्लुएंस सरकार में ना हो। उनका मानना था राज्य में सिस्टम को सही बनाए रखने और स्टेबिलिटी लाने के लिए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी आवश्यक है। यूरोप में यह एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत था। चर्च द्वारा पॉलिटिकल मैटर्स में किए जा रहे हस्तक्षेप के खिलाफ आवाज उठना शुरू हो जाता है। इससे पहले यूरोपीय राजनीति चर्च के अधीन काम करता आया था, पर इन नए विचारों के उभरने के बाद चर्च और पॉलिटिक्स के बीच का यह टसल दशकों तक जारी रहता है। और फिर इसी बीच 1850-51 में आते हैं जॉर्ज जैकब होलियॉक, जो इन पूरे इवेंट्स को फाइनल टच देते हैं। इंग्लैंड के होलियॉक को एक स्पीच के दौरान चर्च से संबंधित मजाक करने पर 6 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। जेल में अपने अकेले समय को इंटेलिजेंटली यूज करते हैं। व्यक्ति अपने थॉट्स लिखने और बोलने के लिए स्वतंत्र क्यों नहीं है? उन्हें लगता है चर्च हमारी आजादी छीन रही है और राज्य का चर्च के अधीन काम करना उन्हें रिस्ट्रिक्शंस की तरह प्रतीत होता है। जेल से निकलने के बाद 1851 में होलियॉक पहली बार सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट व्यवस्थित रूप से देते हैं। होलियॉक का कहना था चर्च को गवर्नमेंट एंड पब्लिक अफेयर से दूर रहना चाहिए, सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, चाहे वह किसी भी रिलीजियस बिलीफ को मानता हो। होलियॉक के कॉन्सेप्ट ने यूरोप में लंबे समय से चले आ रहे चर्च और राज्य के बीच हो रहे कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने का प्रयास करने की दिशा में काम किया। बाद में इसी सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट से सेक्युलर स्टेट की धारणा बनती है। एक सेक्युलर स्टेट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। स्टेट और रिलीजन की बीच सेपरेशन, रिलीजियस फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। एक सेक्युलर स्टेट सरकार और रिलीजन को अलग अलग मानता है। सरकार किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन का समर्थन या प्रचार नहीं करती है। गवर्नमेंट के डिसीजंस रिलीजियस प्रिंसिपल्स पर आधारित नहीं होते। सरकार के लिए सभी रिलीजियस बिलीफ्स और विश्वासों को मानने वाले बराबर होते हैं। नीतियों और कानूनों को बनाते समय यह रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं करता। इन देशों में सभी नागरिकों को अपने अपने रिलीजन को मानने और प्रैक्टिस करने की आजादी मिलती है। सरकार रिलीजियस फ्रीडम का समर्थन करती है। यहां सभी धर्मों के लोगों को कानून के सामने बराबर माना जाता है। डिसीजंस लेते समय कौन किस रिलीजन का है, इस बात का कोई असर नहीं होता। यह सभी के लिए बराबर नैतिक और निष्पक्ष होती है। हालांकि किसी भी देश ने इन प्रिंसिपल्स को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया। सभी ने अपने कल्चर और पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर जो उन्हें सूटेबल लगा वह स्वीकार किया। कुछ ने द सेपरेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, तो किसी ने द फ्रीडम या द इक्वालिटी को। किसी ने सभी को एक्सेप्ट किया और इस तरह सेक्युलर स्टेट भी मेनली 2 तरह के बने, नकारात्मक या नेगेटिव सेक्युलरिज्म और सकारात्मक या पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। नेगेटिव सेक्युलरिज्म में रिलीजन का सरकार और सार्वजनिक मामलों से स्ट्रिक्ट सेपरेशन होता है। इन देशों का उद्देश्य होता है एक न्यूट्रल पब्लिक स्पेस बनाना। अपने पर्सनल स्पेस में व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होता है, पर पब्लिक स्पेस न्यूट्रल और सेक्युलर होना चाहिए और इसके लिए यह रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं करता। ये नियम सभी के लिए होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फ्रांस, जिसने 2010 से सार्वजनिक स्थानों में बुर्का और नकाब जैसे रिलीजियस ड्रेसेस को प्रतिबंधित कर रखा है। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म में सभी रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता है। रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता और सरकार सभी नागरिकों को अपने रिलीजन को मानने के लिए स्वतंत्रता का अधिकार देती है। इसके उदाहरण भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। कुछ देश सेक्युलर नहीं होते और उन्हें वहां रिलीजन और स्टेट के रिलेशंस के आधार पर हम 3 टाइप्स में बांट सकते हैं। इनमें थियोक्रेसी, रिलीजियसली अफेक्टेड स्टेट और एंटी रिलीजियस स्टेट शामिल हैं। सेक्युलरिज्म की बात जब हम भारत में करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न होता है, भारतीय संदर्भ में सेक्युलरिज्म का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता? दरअसल भारतीय धर्म शब्द का अर्थ सिर्फ रिलीजन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके स्वभाव, कर्तव्य, पंथ और साधना पद्धति जैसे अनेक अर्थ होते हैं।
इसलिए भारतीय संदर्भ में सेक्युलरिज्म को पंथ निरपेक्ष कहना ज्यादा सही होगा। हिस्टोरिकल टाइम से धर्मों के बीच कॉन्फ्लिक्ट और धर्म का राज्य की गतिविधियों में हस्तक्षेप जैसे मामले भारत में इस्लामिक आक्रमण से पहले नहीं दिखाई देता। अपने लंबे इतिहास में भारत ने दुनिया के सभी उन धर्मों के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान किया जिन्हें किसी कारण से अपना देश छोड़ना पड़ा। करीब 2000 साल पहले यहूदी धर्म के अनुयायी भारत आए। रिलीजियस परसिक्यूशन से बचकर 8th सेंचुरी में पारसी भारत आए। 19th सेंचुरी में बहुत से बहाई धर्म के अनुयायियों ने मजबूरन ईरान त्यागा। उन्होंने भारत में आश्रय पाया। 1959 में लगभग 85,000 बौद्ध तिब्बत से भारत आए और बस गए। विभिन्न धार्मिक समुदाय बहुत छोटी जनसंख्या में होने के बावजूद भारत में शांति से अपने धर्म का अनुसरण करते रहे हैं, बिना किसी बल प्रयोग या परेशानियों का सामना किए। भारतीय धर्मों और पंथों के बीच भी कोई मौलिक संघर्ष कभी नहीं रहा। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे आदर्श भारतीय संस्कृति के मूल आधार रहे हैं, इसलिए यहाँ की संस्कृति ने सभी का स्वागत किया। मध्यकाल के फैनेटिक अटैक्स से पहले भारत में धर्मों को नुकसान पहुंचाने की परंपरा शायद ही मिलती है। यूरोप में सेक्युलरिज्म जैसे अवधारणाओं के उदय होने से बहुत पहले ही भारत मल्टीकल्चरलिज्म को मानता आ रहा था। सरल शब्दों में कहें तो यहाँ का नियम था, जब तक हमारे धर्म और संस्कृति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, सभी अपने धार्मिक और परंपरागत आदर्शों को मानने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। हजारों वर्षों से यहूदी और पारसी समुदाय भारत में बिना किसी भेदभाव के रहते आए। विभिन्न क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त करते हुए बुलंदियों तक पहुंचे। भारत का इतिहास, भूगोल और सामाजिक राजनीतिक संस्कृति मल्टीकल्चरलिज्म के साथ गहराई से गुथा हुआ मिलता है। और भारतीय मल्टीकल्चरलिज्म किसी राज्य या सरकार द्वारा बनाया गया तंत्र नहीं था, बल्कि यह यहाँ के सामाजिक संरचना और लोगों की जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा था। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद भारत ने पॉजिटिव सेक्युलरिज्म के सिद्धांतों को स्थापित करने का प्रयास किया। जो हमने पहले देखा, इसमें राज्य किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगा, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से ट्रीट करेगा। किसी भी नियम या कानून को बनाते समय धर्मों के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसमें नेगेटिव सेक्युलरिज्म की तरह राज्य धर्मों से पूरी तरह से अलग नहीं होगा, बल्कि सभी को बराबर महत्व देगा। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इन प्रिंसिपल्स को देखा जा सकता है। भारतीय न्यायालयों द्वारा लिए गए निर्णयों और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों में आमतौर पर पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का प्रभाव होता है। इन शॉर्ट, भारत की शासन प्रणाली मल्टीकल्चरलिज्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। दुनिया के अनेक देशों ने सेक्युलरिज्म को अपनाया, पर फिर भी कुछ ने सेक्युलरिज्म को स्वीकार नहीं किया। उनमें से कुछ देश थियोक्रेसी कहलाते हैं, जैसे वेटिकन सिटी, सऊदी अरब, ईरान और अफगानिस्तान। थियोक्रेटिक स्टेट्स में प्रीस्ट्स या रिलीजियस लीडर्स का सरकार में इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसी एक विशेष रिलीजन के हितों को प्रायोरिटी दी जाती है। इन देशों में कानून और नियम इस पर्टिकुलर रिलीजन के प्रिंसिपल्स के आधार पर बनाए जाते हैं। अक्सर व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता और सेक्युलरिज्म जैसे विचारों को नजरअंदाज किया जाता है। मुख्यतः ये देश किसी एक रिलीजन का समर्थन या प्रचार करते हैं। इससे अलग कुछ देश होते हैं जो किसी एक विशेष धर्म को ऑफिशियल रिलीजन के रूप में घोषित करते हैं, लेकिन फिर भी सभी धर्मों के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। ये देश एक धर्म के हितों को अन्य धर्मों के ऊपर अधिक प्राथमिकता देते हैं, पर फिर भी सभी धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए काम करते हैं। इन्हें रिलीजियसली अफेक्टेड स्टेट कहा जाता है। यहाँ किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का पूरा नहीं, पर कुछ इन्फ्लुएंस होता है। इटली, स्पेन, फिनलैंड, इंग्लैंड, डेनमार्क और स्वीडन ऐसे ही देश हैं। कुछ देश ऐसे भी होते हैं जो इन जनरल धर्मों का विरोध करते हैं। ये किसी भी रिलीजन पर विश्वास नहीं रखते। यहाँ रिलीजियस प्रैक्टिसेस को प्रतिबंधित कर दिया गया होता है। ये देश रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को रोकते हैं या दबाते हैं और एथियज्म को बढ़ावा देते हैं। इन्हें एंटी रिलीजियस स्टेट कहा जाता है। चीन, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम जैसे देश इस कैटेगरी में आते हैं। भारत और अमेरिका जैसे देशों को सेक्युलर देश माना जाता है।
पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है, अमेरिका के कुछ पॉलिटिशियंस अपना ओथ लेते समय ईसाई रिवाजों का अनुसरण करते हैं। अमेरिका के दूसरे सदन में कुछ लीडर्स को उनके चर्च से संबंधित होने के आधार पर चुना जाता है। दरअसल अमेरिका सेक्युलर तो माना जाता है, पर फिर भी क्रिश्चियनिटी की तरफ झुकाव दिखाई देता है। क्या हम पॉलीगमी मतलब बहुविवाह, यूनिलैटरल डिवोर्स, हेल्पलेस होने पर भी पत्नी और बच्चों को मेंटेनेंस अलाउंस देने से मना करना और महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले सिर्फ आधा अधिकार देने को उचित ठहरा सकते हैं? भारतीय व्यवस्था पॉजिटिव सेक्युलरिज्म के सिद्धांत का पालन करती है, जिसका मतलब है सभी धर्मों के साथ बराबरी से व्यवहार करना। लेकिन कई बार सेक्युलरिज्म के नाम पर कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जो इसे पूरी तरह से नकारते हैं। इससे प्सूडो सेक्युलरिज्म की नई धारणा का जन्म हुआ। आपको यह जानकर हैरानी होगी, स्यूडो सेक्युलरिज्म शब्द का प्रयोग पहली बार विशेष रूप से भारतीय राजनीति के संदर्भ में ही किया गया था। स्यूडो सेक्युलरिज्म उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए बना शब्द है जो क्लेम करते हैं कि हम सेक्युलर हैं, पर असल में सभी धर्मों के प्रति बराबरी का व्यवहार नहीं करते। 1947 के स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने पॉजिटिव सेक्युलरिज्म के सिद्धांत को अपनाया। इस सिद्धांत में सभी धर्मों को महत्व दिया गया और उन्हें उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और व्यवस्थाओं को मानने की आजादी दी गई। पर्सनल लॉज, जिन्हें रिलीजियस लॉज भी कहा जाता है, इसी के अंतर्गत आते हैं, जो मैरिज, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन और मेंटेनेंस जैसे मामलों को नियंत्रित करते हैं। भारत में प्रत्येक धर्म के अपने अपने पर्सनल लॉज हैं जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। हिंदू और ईसाई समुदायों के बीच मैरिज के आइडियल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिलीफ्स में डिफरेंस हो सकते हैं, जिससे उनके विवादों को सुलझाने के तरीके भी अलग हो सकते हैं। हिंदू पर्सनल लॉज के लिए 1955-56 में संसद ने कई विधेयक पारित किए, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 एंड हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। अब यहाँ सवाल यह है कि जब सभी धर्मों के अपने अपने पर्सनल लॉज हैं जिन्हें उन्हें मानने की आजादी है, तो संसद ने हिंदू पर्सनल लॉज के लिए बिल क्यों पारित किया, सिर्फ एक धर्म के लिए? लगभग सभी धर्मों में पर्सनल लॉज की शुरुआत अक्सर पुराने समय में हुई थी। कुछ प्राचीन परंपराएं वर्तमान समय के साथ मेल नहीं खाते थे और कुछ जस्टिस एंड इक्वालिटी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का वायोलेशन करते थे। उन्हें सुधारने और प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने ये 4 विधेयक पारित किए गए। मैरिज की मिनिमम एज तय की गई, मैरिज को रजिस्टर करने का नियम बनाया गया, मैरिज के बाद अलग होने के लिए कानूनी प्रक्रिया स्थापित की गई। मुख्यतः इन सुधारों के माध्यम से कुछ फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन को रोका गया। इसमें समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और व्यक्तिगत आजादी का अधिकार देने और जेंडर आधारित भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया गया। हिंदू समाज ने इन सुधारों को स्वीकार लिया। हालांकि प्रारंभ में कुछ विरोध हुआ, लेकिन बाद में सभी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह क्रिश्चियन, यहूदी और पारसी समाज के पर्सनल लॉज में भी समय के साथ सुधार कर लिए गए और लगभग सारे मूल अधिकारों से संबंधित समस्याओं को सुधार लिया गया। जैन, बौद्ध और सिख समुदायों को हिंदू पर्सनल लॉ के अंतर्गत हिंदू माना गया है। इस तरह यहां भी समस्याएं सुधार ली गई, परंतु मुस्लिम पर्सनल लॉज में कोई जरूरी और आवश्यक सुधार नहीं किया गया। पूरी तरह से जैसा था वैसा ही बनाए रखा गया, जिससे कई महत्वपूर्ण प्रश्न और चिंताएं उठती हैं। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म के सिद्धांतों के अनुसार ये सुधार या सभी धर्मों में किए जाने थे या सभी को खुद से सुधरने के लिए रहने देना था। पर भारत में सिर्फ एक रिलीजन को कहा गया, आप खुद से सुधरने के लिए आजाद हैं। विशेष रूप से 3 तलाक, निकाह हलाला, पॉलीगमी, चाइल्ड मैरिज और अनेक विधियों में महिला और पुरुष के बीच असमानता होने के बाद भी समानता का अधिकार, आर्टिकल 14, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15 और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 जैसे मूल अधिकारों के वायोलेशन के बावजूद भी किसी एक विशेष रिलीजन में आवश्यक सुधार नहीं किया जाना वास्तव में सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा
एक तरफा इंस्टेंट 3 तलाक को प्रतिबंधित करने से पहले भारतीय मुस्लिम महिलाएं अपने पतियों के इच्छानुसार इंस्टेंट 3 तलाक के खतरे में थीं, जिसमें मुस्लिम पुरुष टेक्स्ट मैसेज, रिकॉर्डेड वॉइस, फोन कॉल पर, लेटर भेजकर या किसी भी तरीके से 3 बार तलाक कहकर अपनी पत्नी और बच्चों को खुद से अलग कर सकता था। तलाक के बाद पति को केवल एक छोटी सी धनराशि, जिसे मेहर कहते हैं, अगर पहले न दी हो तो देना होता था। फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार पुरुष को केवल 3 महीने तक अपनी पत्नी और बच्चों का दायित्व निभाना होता था। उसके बाद वह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता था। और भी चौंकाने वाली बात है, तुर्की, मलेशिया, जॉर्डन, इजिप्ट, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और कुवैत जैसे इस्लामी देशों ने पहले ही इंस्टेंट 3 तलाक को प्रतिबंधित कर रखा है। यहां तक कि पाकिस्तान में इसे 1961 में प्रतिबंधित कर दिया गया था, पर सेक्युलर भारत में यह 75 सालों तक जारी रहा। मुस्लिम पर्सनल लॉज के तहत भारत में जारी एक और विवादास्पद प्रथा है निकाह हलाला, जिसमें मुस्लिम महिला को पति द्वारा 3 तलाक मिलने के बाद यदि वह पति के साथ सुलह करना और फिर से विवाह करना चाहती है तो उस मुस्लिम महिला को किसी दूसरे पुरुष के साथ पहले निकाह करना होगा और निकाह को कॉन्जुमेट करना होगा। मैरिज के बाद के फर्स्ट एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स को कॉन्जुमेशन ऑफ अ मैरिज कहा जाता है। इस प्रक्रिया को कंपलसरी पूरा करने के बाद महिला फिर से तलाक लेगी, तभी वह अपने पहले पति के द्वारा फिर से स्वीकार की जाएगी। ये प्रथा न केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का वायोलेशन करती है, बल्कि मानवाधिकार और मर्यादा को भी महत्व नहीं देती है। आप शायद कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक प्रतिबंधित कर दिया है तो निकाह हलाला जैसी समस्या अब खत्म हो गई है। पर ऐसा नहीं है। यह प्रतिबंध सिर्फ इंस्टेंट 3 तलाक पर लगाया गया है। 3 तलाक जिसमें पुरुष बिना कानूनी प्रक्रिया के 3 महीने में 3 बार तलाक कहकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है, अभी भी जारी है। इसीलिए निकाह हलाला जैसी प्रथाएं आज भी भारतीय मुस्लिम समाज में मौजूद हैं, जो फंडामेंटल राइट्स को कमजोर करती हैं। तीसरा है पॉलीगेमी या बहुविवाह। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार यह प्रैक्टिस मुस्लिम पुरुषों को एक से अधिक मैरिज करने की अनुमति देता है, जिसमें मुस्लिम पुरुष मैक्सिमम 4 निकाह कर सकता है। यह प्रैक्टिस मुस्लिम पत्नियों को अक्सर बेहद असुरक्षित और भयभीत स्थिति का सामना करने के लिए मजबूर करती हैं, उनके समानता के अधिकार पर हानिकारक प्रभाव डालती है और फिर से यहाँ फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है। इसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत चाइल्ड मैरिज की समस्या भी बनी रहती है। अन्य धर्मों के लिए भारत में मैरिज की मिनिमम एज 18 वर्ष तय कर दी गई है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत देश के कई हिस्सों में 15 वर्ष या उससे भी कम उम्र की बालिकाओं का विवाह किए जाने की घटनाएं सामने आई हैं। भारत के कई हिस्सों में यह अभी भी जारी है। भारत जैसे एक सभ्य देश में अभी भी चाइल्ड मैरिज का मुस्लिम पर्सनल लॉज के आधार पर जारी रहना क्या सेक्युलरिज्म के खिलाफ नहीं? इन बच्चियों के समानता के अधिकार का वायोलेशन और उनके साथ भेदभाव नहीं। इसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत एक और समस्या है फैमिली में अधिकार की। समानता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए भारत के सभी धर्मों में परिवार की संपत्ति में मेल और फीमेल को बराबर अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन पर्सनल लॉ के अनुसार भारतीय मुस्लिम समाज में फीमेल को मेल से आधी संपत्ति प्राप्त होती है। यह समानता के अधिकार का फिर वायोलेशन है। दूसरी समस्या है मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार मुस्लिम परिवार में जन्म से ही बच्चों का संपत्ति पर अधिकार नहीं होता। उनको अधिकार पूर्वजों की मौत के बाद ही प्राप्त होते हैं। यह अपने आप में एक अलग समस्या क्रिएट करती है। जैसे पर्सन ए के 2 बेटे हैं, सी और डी, फिर सी के 2 बेटे डब्ल्यू और एक्स हैं, डी के 2 बेटे वाई और जेड हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार ए के डेथ हो जाने के बाद ही प्रॉपर्टी सी और डी को मिलेगी। पर अगर डी की मृत्यु ए से पहले हो गई, तब ए की मृत्यु होने पर डी के बच्चों का प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं रह जाएगा, क्योंकि डी के पास तो कभी प्रॉपर्टी थी ही नहीं, और यह यहां फिर इक्वल राइट्स को वायोलेट करता है। इस तरह ये सारे समस्याएं भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉज के तहत बने हुए हैं। एक सेक्युलर देश धर्मों में भेदभाव नहीं करता,
पर मुस्लिम महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले ये भेदभाव उन्हें कई अधिकारों से वंचित रखते हैं जो भारत में अन्य धर्मों के लोगों को मिलते हैं, और यह मुस्लिम पर्सनल लॉज में समग्र सुधार की आवश्यकता को स्पष्ट करती है, जिससे समानता का अधिकार सुनिश्चित किया जा सके और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जा सके। हज सब्सिडी 1959 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। यह एक विवादास्पद नीति थी जो मक्का जाने वाले भारतीय मुस्लिम यात्रियों को हवाई यात्रा में छूट देती थी। स्टार्टिंग में यह सब्सिडी मिडिल ईस्ट के कई प्लेसेस के लिए बाय रोड और शिप से ट्रैवल को इंक्लूड करती थी। 1973 में भारत सरकार ने इसे बाय रोड और बाय शिप की बजाय हवाई यात्रा में बदल दिया, जिससे सब्सिडी इंक्रीज हो गई। 1994 से जेद्दाह और सऊदी अरब के एक राउंड ट्रिप के लिए 12,000 रुपीज पर पर्सन फिक्स किया गया, जो ट्रैवल करने वाले को देना होता था। बाकी खर्चों को सरकार दिया करती थी। ईयर 2000 से अधिक लोगों ने सब्सिडी का फायदा उठाना शुरू किया। 2008 से पर ईयर 1,20,000 से अधिक भारतीय मुस्लिम सब्सिडी का फायदा ले रहे थे। सरकार इसमें बड़े पैमाने पर खर्च करती थी। 2007 में यह पर पर्सन 47,000 रुपीज होता था, जिसमें एयर ट्रैवल, डोमेस्टिक ट्रैवल में हेल्प, फूड, मेडिकल सर्विसेज और रुकने की व्यवस्था शामिल थी। इंडिया के मेन एयरपोर्ट्स में स्पेशल हज टर्मिनल बनाए जाते थे। 2008 में पर पर्सन एयर ट्रैवल के लिए एवरेज सब्सिडी 73,000 रुपए दी जाती थी। इसी साल पर मुस्लिम ट्रैवलर टोटल सब्सिडी 1,50,000 रुपए होती थी। 2007 में आज के यूएस डॉलर से इंडियन रूपी एक्सचेंज रेट के अनुसार सरकार कुल 615 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी, जो 2008 में 900 करोड़ रुपए और 2009 में 902 करोड़ रुपए था। मई 2012 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इस सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त करने को कहा, जिसमें 10 साल के अंदर इसे बंद करने कहा गया, पर यह भारत में 48 इयर्स तक चलता रहा और ऐसी सुविधा केंद्र सरकार किसी अन्य धर्म को नहीं दे रही थी। इसलिए यह फिर से सूडो सेक्युलरिज्म की तरफ इशारा करती है। 2022 में तमिलनाडु के थिरुचेंथुरई गांव के राजगोपाल जब अपनी 1.2 एकड़ जमीन बेचने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है उस जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा है, जिससे उन्हें उसे बेचने की परमिशन नहीं है। थोड़ी दिनों बाद पता चलता है न केवल उनकी बल्कि पूरे गांव की जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा है, जिससे गांव में किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी बेचने की इजाजत नहीं है। इस गांव में एक 1500 साल पुराना मंदिर भी था। केंद्रीय वक्फ परिषद 1954 के वक्फ एक्ट के तहत स्थापित किया गया। फिर 1995 और 2013 में संशोधनों के बाद इसकी शक्तियों को काफी बढ़ा दिया। वक्फ बोर्ड इस्लामी कानून के आधार पर इस्लाम के रिलीजियस उद्देश्यों में उपयोग होने वाले मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज को मैनेज करती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, वक्फ बोर्ड के पास पूरे देश में लगभग 8,54,000 प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें कुल 8 लाख एकड़ जमीन शामिल है। भारत में आर्म्ड फोर्सेस और भारतीय रेलवे के बाद तीसरा सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। यह लैंड मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स के कारण हमेशा विवादों में रही है। कई बार वक्फ के लिए रिलीजियस पर्पस के लिए प्राप्त की गई जमीनों का दुरुपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया, जिससे इसके नियंत्रण और प्रशासन पर विवाद उठे। दूसरी समस्या है वक्फ एक्ट 1995 और 2013 के तहत वक्फ बोर्ड को रिलीजियस प्रॉपर्टीज मैनेज करने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त होता है। ऐसा कोई सिमिलर लॉ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, जूडिज्म, बहाइज्म, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म एंड क्रिश्चियनिटी को मानने वालों के लिए नहीं है। वक्फ बोर्ड को मिला स्पेशल स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 14 और 15 को ऑफेंड करता है। वक्फ बोर्ड जिस किसी की भी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेगा, उसके पास वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोई सेफगार्ड नहीं है। यहां तक कि वक्फ बोर्ड के द्वारा लिए गए किसी भी डिसीजन के बारे में जानने या चुनौती देने का उसे कोई अधिकार नहीं है। ऐसे विशेषाधिकार किसी एक विशेष धर्म को दिया जाना सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। सिविल नेचर के सारे डिस्प्यूट्स सभी के लिए बराबर होना, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, सही अर्थों में सेक्युलरिज्म होगा। भारत के कई हिंदू मंदिरों का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, जबकि इस्लाम, ईसाई और सिख धर्म जैसी अल्पसंख्यक धर्मों के धार्मिक स्थलों का प्रबंध उनकी समुदायों द्वारा किया जाता है।
सेकुलरिज्म सभी धर्मों को समान मानता है, पर इस स्थिति में यह ऐसा नहीं है। यहां धार्मिक स्वतंत्रता और सेक्युलरिज्म के सिद्धांतों को अनदेखा किया गया। सिर्फ हिंदू मंदिरों में सरकारी हस्तक्षेप अनुच्छेद 26 के अनुसार मौलिक अधिकारों पर सीधा हमला है। एक सेक्युलर राज्य में धार्मिक संस्थानों की स्वतंत्रता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। राज्य का नियंत्रण, जो वर्तमान में सिर्फ हिंदू मंदिरों पर लागू होता है, सभी धर्मों के पूजा स्थलों के लिए लागू किया जाना चाहिए, या हिंदू मंदिरों को भी राज्य के प्रशासन से मुक्त किया जाना चाहिए। सेक्युलरिज्म यह दावा करता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक अन्य समस्या है माइनॉरिटी प्रोविजन का। भारत में 6 रिलीजन्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर माइनॉरिटी सूची में रखा गया है, जिसमें मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट्स, जैन एंड ज़ोरोस्ट्रियंस या पारसी शामिल हैं। माइनॉरिटीज को कुछ स्पेशल ग्रांट्स दिए जाते हैं, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्थापित और प्रबंधित करने का अधिकार भी शामिल है। हालांकि यहूदी, बहाई और हिंदू धर्म के अनुयायी जम्मू कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, लक्षद्वीप और पंजाब जैसे कुछ क्षेत्रों में माइनॉरिटीज हैं, पर उन्हें कोई स्पेशल अधिकार प्राप्त नहीं है। मुस्लिम पॉपुलेशन लक्षद्वीप में 96% और जम्मू कश्मीर में 68% होने के बावजूद भी वहां अल्पसंख्यक ही माने जाते हैं। इसी तरह क्रिश्चियन पॉपुलेशन नागालैंड में 87, मिजोरम में 86 और मेघालय में 75% होने के बाद भी वहां अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त करती है। ऐसे मामलों में इन राज्यों में रहने वाले सच में जो अल्पसंख्यक हैं, उनके अधिकारों का वायोलेशन हो सकता है, जैसा कि जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिलता आया है। 2006 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय विकास परिषद की 52वीं बैठक में एक भाषण दिया। उन्होंने कहा, हमें नई योजनाओं को तैयार करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अल्पसंख्यक, विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को लाभ मिले। इन्हें संसाधनों पर पहला अधिकार मिलना चाहिए। भारतीय प्रधानमंत्री का इस तरह भाषण देना और किसी एक धर्म को पहला अधिकार मिलने की बात कहना अपने आप में सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। भारतीय सेक्युलरिज्म सभी को बराबर अधिकार देने की वकालत करता है, पर इस तरह धर्मों के आधार पर किया गया भेदभाव वास्तव में सेक्युलरिज्म नहीं बल्कि स्यूडो सेक्युलरिज्म है। तो क्या सच में प्रधानमंत्री का राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाना भारत के सेक्युलर छवि को नुकसान पहुंचाता है? और उससे भी महत्वपूर्ण, क्या भारत अब सेक्युलर राज्य नहीं रहने की ओर आगे बढ़ रहा है? सेक्युलरिज्म शब्द और कॉन्सेप्ट का यूज लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपनी सुविधा अनुसार किया है। राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टी लंबे समय से आयोजित की जाती रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय से अजमेर दरगाह में चादर भेजी जाती रही है। पहले भी कई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री संवैधानिक पदों में रहते हुए मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में जा चुके हैं। धार्मिक स्थानों में जाना सेक्युलरिज्म को वैसे भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। असल में सेक्युलरिज्म को नुकसान तब होता है जब सरकार नीतियों और नियमों को बनाते समय सभी धर्मों के लिए निष्पक्ष नहीं रह जाती है। फिर राम मंदिर उत्सव से समस्या क्यों होनी चाहिए? अयोध्या की प्रगति केवल एक धर्म के लाभ के लिए नहीं है, बल्कि सभी नागरिकों के हितों के लिए है। ये पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का ही एक हिस्सा है, क्योंकि अयोध्या के प्रोग्रेस का फायदा वहां रहने वाले सभी लोगों को मिलेगा। ये किसी एक धर्म या समुदाय के लिए नहीं, भारत की डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी को बढ़ावा देने वाले इस कार्यक्रम को चिंता का कारण नहीं बनाना चाहिए। सुडो सेक्युलरिज्म से हमें दूर रहने की आवश्यकता है। सरकार धर्मों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है या उनमें हस्तक्षेप कर रही है, तो उसे भेदभाव करने से बचना चाहिए। सुडो सेक्युलरिज्म देश को अधिक नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि यह धर्मों के बीच अनावश्यक विभाजनों को बढ़ाती है, विवाद को उत्पन्न करती है और देश की एकता और अखंडता को कमजोर करती है। ट्रू सेक्युलरिज्म तब प्राप्त होती है जब सरकारें अपने राजनीतिक लाभ के लिए वोट बैंक एंड अपीजमेंट की पॉलिटिक्स और विभिन्न धर्मों के बीच भेदभाव करना बंद करती है। हम चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े और इन चुनौतियों को जल्द पार कर लें। चलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।